अ, तो आज से हम शुरू कर रहे हैं अपना प्रोग्राम, जो मेरा प्रिय विषय जिसे मैंने बताया, बिजली के बारे में। आज बिजली के बारे में देखते हैं कि इंडिया लेवल पे क्या समस्या है। आज भी भारत देश में 24 घंटे बिजली न होना, यह सिर्फ सुविधा की समस्या नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा आर्थिक, सामाजिक और सुरक्षा का मुद्दा भी है। जैसे ये जो है ना, मेरा पीपीटी आगे बढ़ेगा तो आपको पता चलेगा कि ये समस्या कितनी बड़ी विकराल है। हाँ जी। आप प्रोग्राम मैंने शुरू किया, उसके लिए फोन किया था। ठीक। आ, आज भी 24 घंटे बिजली जो है ना, गांव में तो जो है कहीं 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 बड़ी समस्या है, लेकिन शहरों में भी देखेंगे तो ये लोड शेडिंग का मुद्दा और बाकी चीजें हैं। ये बहुत तरीके से तकलीफ देता है, आर्थिक, सामाजिक और सुरक्षा का भी बहुत बड़ा कारण बनता है। और ये कहीं कहीं बहुत बड़ा विषय है। बिजली न होने से क्या क्या नुकसान होता है, इसके बारे में जो है हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले व्यापार और इंडस्ट्री पे इसका असर क्या होता है। जब लोड शेडिंग होता है, बिजली बंद हो जाती है, तो मशीनें भी बंद हो जाती हैं, उत्पादन रुक जाता है। हम ऑर्डर, अगर मान लो समय सीमा पे हमें ऑर्डर पूरा करना है, तो ऑर्डर करने के ऑर्डर में देरी होती है। और ऐसी अवस्था में ग्राहक क्या होता है, दूसरे सप्लायर के पास चले जाता है। आज कंप्यूटिव मार्केट में सप्लायर से आपने अच्छा रिलेशन बनाया है, बिकॉज ऑफ लगातार पावर कट होने की वजह से वो ग्राहक अगर दूसरे सप्लायर के पास चले जाता है, तो ये बहुत बड़ा नुकसान होता है। ये आईटी सेक्टर में भी ऐसा है, कोल्ड स्टोरेज के अंदर ही है, डेटा सेंटर भी है, सभी जगहों पर ये भारी नुकसान होता है। एक रिसर्च के अनुसार अगर हम बात करें, मात्र कुछ मिनट का पावर कट भी अगर बात करते हैं, तो बड़ी बड़ी कंपनियों को लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान कहीं ना कहीं दे सकता है। और भारत की कंपनियों की बात करें तो हर साल हजारों करोड़ का नुकसान इसी तरीके से सहते हैं। कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की अगर बात करें, तो अगर पानी समय पे अगर ना भर पाए, क्योंकि देखिए ना कि कहीं कहीं पंपिंग सेट या ट्यूबवेल होते हैं, और एक ट्यूबवेल है और हजारों हेक्टेयर जो है जमीनें हमें उसी से सिंचाई करनी है। अगर लाइट नहीं है, बिजली नहीं है, सिंचाई रुक जाती है। डेयरी और कोल्ड स्टोरेज जो है ना, वहां सामान खराब होने लगते हैं। फसल खराब होना तो स्वाभाविक ही है। इससे क्या होगा, उनमें किसानों की आय धीरे धीरे घटने लगती है। छोटे व्यापारी की अगर बात करें, तो इसमें सबसे ज्यादा असर जो है ना, जो परेशान होता है ना, ये छोटे व्यापार वाले होते हैं। जैसे वेल्डिंग की दुकानें हैं, मिल है, दुकान है, होटल है, सभी बिजली पे ही निर्भर करते हैं। अगर जनरेटर चलाएंगे तो डीजल का खर्च बहुत महंगा पड़ेगा। इससे क्या होता है मालूम है, कि रोजगार घटता है, स्थानीय अर्थव्यवस्था कमजोर होती है। इससे ज्यादा करके जहां बिजली 24 घंटा है ना, तो लोग बड़े शहरों की तरफ जो है ना भाग जाते हैं या पलायन कर जाते हैं। डिजिटल सर्विस सेंटर पे अगर अगर इसका असर देखें, तो बैंकिंग है, यूपीआई है, इंटरनेट है, ई कॉमर्स है, आईटी, सभी में काम रुक जाता है। अगर हम गांव की बात करें, अगर कैश निकालना है तो पता चला कि बिजली नहीं है, अगर जनरेट वहां जो है ना कहीं ना कहीं डीजल की सुविधा नहीं है, तो हम कैश पैसा भी निकाल निकाल नहीं पाते। और डीजल जो है जनरेटर चल चलाते हैं, कहीं ना कहीं प्रदूषण को बढ़ता है और पर्यावरण को इससे नुकसान हो जाता है। सामाजिक और जीवन पे भी इसका असर पड़ता है। जैसे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती है। गर्मी में अगर बिजली नहीं है तो स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ती हैं, पानी की सप्लाई रुक जाती है। और सिक्योरिटी की अगर बात करें तो अपराध बढ़ता है। अगर देखोगे ना कि ये चोर जो लुटेरे होते हैं, तो ये ज्यादा करके इनको मौका मिल जाता है, अंधेरे में चोरी होती है, लूटपाट होता है, अपराध के अनेकों प्रकार के काम होते हैं। सीसीटीवी कैमरा काम करना बंद कर देता है। हेल्थ सेक्टर की अगर बात करें, तो हॉस्पिटल में आईसीयू है, ऑपरेशन प्रभावित होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में इसका जीवन जीवन बहुत ही जोखिम भरा होता है। पब्लिक सेफ्टी की बात करें तो ट्रैफिक सिग्नल बंद हो सकता है। रेलवे, एयरपोर्ट भी इसी सिस्टम से कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। पूरे देश पे देखें तो आर्थिक नुकसान बहुत होता है, और भारत स्तर पर जो नुकसान ऑलरेडी हो रहा है, इसके बारे में आकलन करें तो लगभग 4 से 5 लाख करोड़ रुपया कहीं ना कहीं नुकसान होता है हमें। और जीडीपी में जो है ना कहीं ना कहीं इसका जो है ना बहुत बड़ा जो है ना घाटा हमें होता है। विश्व बैंक के अनुसार अगर देखें, तो पावर सेक्टर के अंदर इनइफिशियंसी की अगर बात करें, तो लगभग 4% का, पूरा जीडीपी का 4%, लगभग 86 बिलियन का नुकसान होता है। हर साल लाखों करोड़ का नुकसान जो है यानी कि हमारे देश को होता है। अगर एक बिजनेस का जो है हम कारपोरेट की अगर बात करें, तो 20 से 22 हजार करोड़ का सालाना सिर्फ इन कंपनियों को नुकसान होता है। जिला स्तर पर अनुमानित नुकसान की अगर बात करें हम, तो एक मध्यम जिला की अगर बात करें, तो जीडीपी के अंदर लगभग 20 हजार करोड़ का जो है कहीं ना कहीं उनका योगदान होता है। उसमें लगभग 3 से लेकर 5% कम से कम एक जो है ना उत्पादन में कमी हो जाती है। और टोटल अगर देखें तो लगभग 600 से लेकर 1 हजार करोड़ प्रति वर्ष एक जिला स्तर पे जो है ना लॉस होता है। गांव स्तर पे देखें, तो एक गांव में मान लो कि 100 छोटे व्यवसाय हैं, हर दिन 2 से लेकर 4 घंटा अगर बिजली कट होती है, तो अनुमान है कि प्रतिदिन का नुकसान लगभग 50 हजार से लेकर 2 लाख रुपए तक का होता है।
जो कि एक गांव की अगर बात करें तो लगभग 2 से लेकर 5 करोड़ रुपया लॉस प्रत्येक गांव में होता है। अगर नुकसान की अगर बात करें तो निवेशक उस क्षेत्र में निवेश नहीं करते। अगर देखेंगे ना, जो भी राज्य है, अगर उनके गांवों के अंदर देखें, जहां बिजली 24 घंटे की सुविधा है, जहां सुरक्षा है, जहां ट्रांसपोर्टेशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत है, तो वहीं ज्यादा करके रोजगार होते हैं। इसीलिए ज्यादा करके निवेशक उसी राज्यों में जो है ना निवेश करते हैं जहां 24 घंटे की बिजली हो, प्रॉपर रोड ट्रांसपोर्ट हो, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो। तो वहां रोजगार की जो है ना कहीं जो है समस्याएं नहीं होती हैं। और जहां ऐसी समस्याएं हैं तो वहां रोजगार भी कम होता है और गरीबी भी बढ़ती है। इसीलिए बिजली जो है ना, ये अब 24 घंटे होना ये बैकबोन है, और यही विकास की रीढ़ है। ओवरऑल अगर देखें, 24 घंटे बिजली ना होना जीडीपी को गिराता है, उद्योग को कमजोर करता है, रोजगार कम होता है, प्रदूषण बढ़ता है, प्लस सुरक्षा खतरे में आती है। भारत में कुल नुकसान लगभग 4 लाख करोड़ से लेकर 7 लाख करोड़ तक है, जो अलग अलग रिपोर्टों के अंदर ये पाया गया है। बिजनेस बिजनेस विजन की अगर बात करें, तो हम बायोफ्यूल इंडस्ट्री में जैसे काम कर रहे हैं, तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा अवसर है। इस समस्या से कहीं ना कहीं हम निजात दिला सकते हैं, हम समाधान लेके आ सकते हैं। और वो होगा हमारा बायोकोल के माध्यम से, गैसीफायर के माध्यम से हम बायो जो है ना ये हम बिजली बना सकते हैं। हम बायोफ्यूल में अगर बात करें सीबीजी के माध्यम से, तो हम उसे भी बिजली बना सकते हैं, और ये जो होगा हमारा क्लीन एनर्जी होगा, और ये एमसीएल करने वाली है। तो जो ये समस्या है, ये सबसे बड़ा हमारे लिए बिजनेस का अवसर है, और हम कर सकते हैं। और गांव में 24 घंटे सातों दिन एक गैसीफायर बायोमास के माध्यम से हम ये जो है ना सस्ती जो है ना जो ऊर्जा भी उनको दे सकते हैं। और ये ऐसी ऊर्जा जो ऊर्जा का निर्माण करेंगे जो क्लीन फ्यूल है ये। और यही बन सकता है हमारा विकास का मॉडल, एनर्जी प्लस इनकम प्लस रूरल डेवलपमेंट मॉडल। और इसी रोल मॉडल को मैं आगे बढ़ाने का काम कर रहा हूं। इसीलिए हाइब्रिड एनर्जी प्रोडक्ट के बारे में मैंने, जो मेरा शीर्षक था आज का, वही है हाइब्रिड एनर्जी प्रोडक्ट प्रोजेक्ट। और मात्र ये 5 करोड़ के अंदर ये मॉडल बन जाएगा। आप आगे चल के देखेंगे 5 करोड़ के मॉडल में हम क्या क्या कर सकते हैं। ये हमारे लिए एक अवसर है। ये बहुत सी समस्याओं के बारे में मैंने बात की, इसके समाधान के बारे में बात कर रहा हूं, और हम जिम्मेदारी लेके लगभग 4 लाख करोड़ से 7 लाख करोड़ का जो नुकसान हो रहा है, इस नुकसान को बचाने का काम एनसीएल के माध्यम से हम कर सकते हैं। और ये मैंने जो प्रोजेक्ट का नाम रखा है वो है मीरा क्लीन हाइब्रिड एनर्जी प्लांट के बारे में। अब मैं कल्पना कर रहा हूं जिससे भदोही के बारे में, तो भदोही के बारे में मैं ये बायोमास गैसीफायर के माध्यम से ये काम कर सकता हूं। शुरुआती दौर में हम इसको एक प्लानिंग के तहत बायोमास गैसीफायर, सोलार, सीबीजी, ये 3 सोर्सेज के माध्यम से हम कंटिन्यूटी पावर का रख सकते हैं, और इसके अंदर हम मल्टीपल इनकम कर सकते हैं। प्लांट का कॉन्फ़िगरेशन की अगर बात करें तो बायोमास गैसीफायर हम 300 किलोवाट का, इसके बारे में मैंने पहले भी बात किया था, लेकिन आज मैं बात कर रहा हूं बड़ी समस्याओं का और उसका समाधान का। 300 किलोवाट काम कर सकते हैं, इसमें धान का भूसा, लकड़ी, कृषि अपशिष्ट। लेकिन हमारे पास पैलेट्स ऑफ ब्रिकेट अवेलेबल है, जो कि क्लीन फ्यूल के अंदर आते हैं, ये बायोकोल के आते हैं। तो हम ये इसको सप्लाई कर सकते हैं, जिसके माध्यम से बायोमास गैसीफायर हम ये अच्छी तरह चला सकते हैं। और रात में बैकअप के लिए हमारे लिए ये बहुत जरूरी है। दिन के वक्त हम क्या करेंगे, सोलर प्लांट भी लगा सकते हैं। फिलहाल ये 500 किलोवाट का अगर करते हैं तो फोटोवोल्टिक प्रभाव, दिन में फ्री एनर्जी मिलेगी हमें, एक बार इन्वेस्टमेंट होगा हमारा, और उसके बाद हमें फ्री एनर्जी मिलेगी। और सीबीजी प्लांट एक छोटा सा हम बना सकते हैं, जिसमें 2 टन हम फीड करेंगे। लगभग ये 80 से लेकर 100 किलो सीबीजी प्रतिदिन तैयार होगा। एक छोटा सा है मॉडल, जो कि हम जो है ना एनारोबिक डाइजेशन सिस्टम जो एनसीएल का है, उसी के माध्यम से छोटा सा हमने कल्पना की है कि हम एक छोटे से जो है ना ये सीबीजी प्लांट हम जो है ना एक एक जो है ना जो है जगहों पे एक गांव में हम इसको रख सकते हैं, जिसमें गैस और स्लरी जैविक खाद भी जो है मिलेगा, जिसमें डबल कमाई हमें होगी। और इस प्रोजेक्ट की लागत लगभग 5 करोड़ होगी, जिसमें बायोमास गैसीफायर लगभग 300 किलोवाट का 1 करोड़ 20 लाख लागत लगेगी। सोलर प्लांट की बात करें तो 2 करोड़ लगेगा, जो 500 किलोवाट का होगा। सीजी प्लांट की बात करें तो मात्र 1 करोड़ 20 लाख में तैयार हो जाएगा। भूमि और शेड की बात करें तो लगभग 50 लाख का हो जाएगा। बैटरी और डीजी बैकअप अगर रखना है तो हम 40 जो है ना लाख उसके लिए रखें। इंस्टॉलेशन लाइसेंस की बात करें लगभग 30 लाख खर्चा होगा। वर्किंग कैपिटल 40 लाख। इस तरीके से 5 करोड़ का हमारा इन्वेस्टमेंट तैयार होगा। पावर जनरेशन की बात करें तो लगभग सोलार से हमें लगभग 7 लाख 30 हजार यूनिट हम सालाना उत्पादन कर सकते हैं। बायोमास से लगभग जो है ना 14.5 लाख हम कर सकते हैं। तो कुल मिला के लगभग 22 लाख यूनिट हम जो है ना तैयार कर सकते हैं सोलार और बायोमास से हम जो है ना बिजली बना के। रिवेन्यू मॉडल की बात करें तो हम ये 8 रुपए से लेकर 10 रुपए तक बेच सकते हैं सालाना। लगभग इसका रिवेन्यू अगर बात करें तो लगभग ये 2.25 करोड़ के आसपास हो सकता है। सीबीजी की बात करें तो 90 रुपए किलो अगर बेचते हैं, 90 किलो तैयार होता है पर डे,
₹70 किलो में हम जो है ना इस चीज को बेचेंगे तो लगभग 23 लाख इसका रेवेन्यू जनरेट होगा। जैविक खाद की बात करें तो लगभग 15 लाख के आसपास रेवेन्यू यहां से जनरेट होगा। इस तरीके से सब मिला दी तो लगभग 2.25 से लेकर 2.5 करोड़ सालाना ये हमारा रेवेन्यू जनरेट होगा। सालाना खर्च की बात करें तो ये जो है ना ये लगभग 1 करोड़ 10 लाख के आसपास जाता है। नेट प्रॉफिट की अगर बात करें हम तो लगभग ये जो है ना 1.25 करोड़ से लेकर 1.5 लाख प्रति साल नेट प्रॉफिट हो सकता है। जिसमें आरओआई की बात करें 1.25 लाख से लेके 1.25 से लेके 1.5 करोड़ होगा ये। लाख मैंने लिखा नहीं, करोड़ है ये। आरओआई की अगर बात करें तो 20 to 25% जो है ना कहीं कि हमें मिलेगा। तो लगभग पेबैक की अगर बात करते हैं अगर 5 करोड़ का तो लगभग 3 से 4 साल में हम कर सकते हैं। नहीं इसके अंदर आगे अगर चल के अगर देखें तो कहीं कि इसका प्रॉफिट हम ज्यादा भी कर सकते हैं क्योंकि इसका मैंने रिवाइज करके भी मैंने इसको बनाया है। फंडिंग मॉडल की बात करें तो हम इक्विटी हमारा 30% मार्जिन मनी करके हम बैंक लोन ले सकते हैं जिसे सब्सिडी हमें 35 से लेकर 60% तक मिल जाती है। खास करके गैसीफायर के अंदर हमें 60% तक सब्सिडी मिल जाती है। सरकारी स्कीम है जैसे एमएनआरई के तहत सोलर प्लस बायोमास सब्सिडी मिलती है। सतत स्कीम के तहत सीबीजी के अंदर मिल जाती है हमें जो है सब्सिडी। और बिजनेस मॉडल की अगर बात करें तो हम गांव में मिनी ग्रिड बना सकते हैं। कोल्ड स्टोरेज डेयरी मिल और छोटे उद्योगों को हम चीजों को सप्लाई कर सकते हैं। हमारी स्ट्रेटेजी की बात करें फेज 1 के अंदर लगभग 2 करोड़ की लागत से हम सोलर बायोमास को तुरंत कैश फ्लो के अंदर लेके आ सकते हैं। इसके अंदर ईवी चार्जिंग स्टेशन, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर ब्रांड बना सकते हैं। हाँ कार्बन क्रेडिट इनकम हमको अलग से मिल सकता है। और गांव में हम जो है ना गैस सप्लाई कर सकते हैं, कुकिंग गैस की जो मैं बात कर रहा था। तो इसके अंदर अगर देखें तो डिमांड बहुत ज्यादा है, लो रिस्क है इसके अंदर, मल्टीपल इनकम है। रूरल प्लस इंडस्ट्रियल में अगर दोनों में काम करें तो लगभग 5 करोड़ के हिसाब से जो बेस्ट आरओआई हो सकता है। एक कल्पना करते हैं कि लगभग 500 गांव के अंदर हाइब्रिड गैस एक पावर मॉडल बनाते हैं। एक रिस्ट्रक्चर मैंने किया है जिसे कुकिंग गैस सप्लाई को मैंने ऐड कर दिया है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी की मिनी ग्रिड बनाते हैं। इसमें रेवेन्यू मॉडल क्या होगा मालूम है? 500 घरों में हम अगर देते हैं जहां ₹1000 बिल आता है जो प्रति गैस सिलेंडर का, तो हम अगर ये सप्लाई करेंगे तो उनको सस्ते में देंगे तो लगभग ₹600 प्रति घर रहेगा। तो लगभग 3 लाख का रेवेन्यू यहाँ जनरेट होगा। अगर स्मार्ट अगर उसकी बात करें हाइब्रिड की तो कहीं कि घर के अलावा हमें क्या होगा मालूम है? कॉमर्शियल चीजें भी देना होगा। होटल है, ढाबा है, चाय की टपरी है, वहां अगर हम जो है ना अपनी कुकिंग गैस सप्लाई करते हैं अपने जो है ना इसके माध्यम से, तो लगभग 5 से जहां 3 लाख होगा वहां से 5 से 8 लाख हमारा जो है इनकम जनरेट होगा। यह कंबाइन करेंगे, 500 घरों को तो देंगे ही देंगे, लेकिन कॉमर्शियल कॉमर्शियल जो है ना यूज भी हम लेंगे खास करके होटल ढाबा के अंदर। इसी तरह से हमारा रेवेन्यू ज्यादा जनरेट होगा। इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो हम कॉमर्शियल जगहों पे उसको भी देंगे, घरों के अलावा भी देंगे। जैसे राइस मिल हो गया, कोल्ड स्टोरेज हो गया, डेयरी हो गया, कॉमर्शियल इंडस्ट्रियल जगहों पे हम देंगे जिससे कि ये 12 से 17 लाख यहां से और प्लस हीट इंडस्ट्री के अंदर लगभग देंगे तो 5 से 10 लाख रुपया रेवेन्यू वहां से होगा। अगर देखिए टोटल रेवेन्यू लगभग रिवाइज अगर प्रॉपर करते तो 3 करोड़ 84 लाख ये सालाना लगभग रेवेन्यू जनरेट हुआ। जिससे इलेक्ट्रिसिटी से हमारा जो नेट इनकम जो होगा वो होगा लगभग 1.5 करोड़। सीबीजी से होगा लगभग 8 लाख रुपए के आसपास, कुकिंग गैस से होगा लगभग 1 करोड़ के आसपास, और फर्टिलाइजर से लगभग 12 लाख, लगभग 2 करोड़ 60 लाख। मतलब आपका पे बैक होगा मात्र 2 साल, कि आपने 5 करोड़ लगाया तो 2 साल में आपका पे बैक ये तैयार हो जाएगा। फाइनल प्रॉफिट की अगर बात करें तो हम नेट प्रॉफिट लगभग ये 22 लाख रुपए पर मंथ कमा सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा मॉडल है ये। और ये जो मैंने बताया कि सभी चीजें हम इलेक्ट्रिसिटी भी बना सकते हैं, इससे सीबीजी भी बना सकते हैं, कुकिंग गैस भी बना सकते हैं, फर्टिलाइजर भी बना सकते हैं। ये चारों चीजें कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा इनकम जनरेट होगा। हम अगर बात करें तो लगभग रेवेन्यू लगभग 3 करोड़ 64 लाख और ऑपरेशनल एक्सपेंसेस लगभग 1.25 करोड़ के आसपास होगा। इस तरीके से 2 करोड़ 60 लाख रुपया प्रॉफिट होगा। अब आ जाते हैं आज फंडिंग स्टेटस पे। डॉक्टर श्याम गुलाब ने जैसे कहा है आपको जानकारी तो है ही है, लेकिन उसको थोड़ा सा विस्तार में बताने की कोशिश करूंगा मैं। डॉक्टर श्याम गुलाब ने जैसे कहा कि सभी एमएसएस एमईबी के लेवल पे बिजनेस के लिए जो है ना रोड मैप ऑलरेडी डॉक्टर श्याम गुलाब ने बना के रखा है। इसके लिए जो पैसे लगने वाले हैं बिजनेस के लिए वो सभी स्तर पे बिजनेस करने के लिए डॉक्टर श्याम गुलाब ने पैसे का इंतजाम करके रखा है। और ये बहुत बड़ा अमाउंट है। और इसका जो फर्स्ट ट्रांच है जो बैंक में ऑलरेडी जो है एमसीएल के अकाउंट में आ चुका है, और यूटिलाइजेशन के लिए उसको फंड्स को यूटिलाइजेशन करने के लिए जो परमिशन चाहिए वो भी जो है ना ये एमसीएल को मिल चुका है। अगर हम बात करें कि गवर्नमेंट ढेर सारे गवर्नमेंट के जो है ना एक चेकलिस्ट होता है जिसके माध्यम से उसको क्लियर करना पड़ता है। तो एमसीएल ने सभी जो है ना सभी डिपार्टमेंट में सभी चीजें क्लियर कर ली है, सिर्फ एक्सेप्ट वन डिपार्टमेंट। और वो भी कंडीशनल अप्रूवल के लोग रेडी हैं। सिर्फ वो है कि ऑफिसर कहीं ना कहीं बाहर है, और जैसे ही वो आएगा कंडीशनल अप्रूवल देने के लिए वो तैयार है। और बाकी सब चीजें हमने कंप्लीट कर ली है, इस पे कोई शंका वाली बात नहीं है।
1 से 1.5 महीना ये थोड़ा सा समय गया है, उस पर ट्यूनिंग अप करने में जो है ना कहीं ना कहीं समय गया है। लेकिन ध्यान रखिए, 4 मई को रिजल्ट है, वो आएगा, बंदा 5 या 6 को ज्वाइनिंग करेगा। 3 वर्किंग डेज के अंदर बाकी का फंड से हमारे जो है ना जो भी है यूटिलाइजेशन के लिए ये टोटल परमिशन मिल जाएगा। तो कोई चिंता करने वाली बात नहीं है, सब चीजें इन कंट्रोल में है, कोई समस्या वाली बात नहीं, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। हम पूरी तरह तैयार हैं फंडिंग को लेके, और एनसीएल को जो भी पैसे की जरूरत है वो पर्याप्त पैसा है। ये हम लोगों के ड्यूज दे सकते हैं, उनके जितने भी जो रिफंड है वो प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। हम एमवीपी के लोग लेवल पे बहुत बड़ा बिजनेस करने जा रहे हैं, इसके बारे में डॉक्टर श्याम गोलप एक स्पेशल जो सेशन लेने वाले हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे, जिसकी तैयारी हमने बहुत दिनों से करके रखी है। वो एक बहुत ही बड़ा टर्निंग इवेंट होगा एमसीएल के अंदर, तो एमवीपी के बिजनेस प्लान के बारे में जो बताने वाले हैं। प्लस एमएसएस के लेवल पे जितने भी जो है हमारे पास बायोकोल बायो सीएनजी है, सभी चीजों को उन्होंने तैयारी करके रखी है। तो ये फंड्स 10 तारीख से 15 मई के बीच में 100% हम ग्राउंड लेवल पे ये काम शुरू करने जा रहे हैं। इसमें कोई अपडेट बढ़ेगा नहीं, ये 100% आने वाला है, और ये सब चीजों की तैयारियां हो चुकी हैं। अगर पिछले 1 साल से देखोगे कि कमिटमेंट बार बार फेल हो रहे हैं, तो बार बार फेल नहीं हुए, हम एक एक स्टेप जा रहे हैं। अगर ये देखेंगे ना, मेरा जो स्टडी कहता है कि जब 3 मार्च 2025 को ये फंड्स हम ला चुके थे ऑलरेडी, एमसीएल के नाम से फंड्स आ चुका था, 50,000 करोड़ का टोटल अमाउंट है, इसमें 24,000 करोड़ का जो है ना ये पैसा आ चुका था, जिसके अंदर मुझे पूरी जानकारी है। टोटल डॉक्यूमेंटेशन उस वक्त के मेरे पास भी थे, अभी भी है। अब उसको क्लियर करने में एक ऑन एन एवरेज जो समय गया 13 से 14 महीना चले गया। लेकिन एक स्टडी में मैंने देखा है, इंडिविजुअल मेरी मैं बात कर रहा हूं, जो सबसे पहले जो क्लियर किया है ना आदमी ने, तो वो 9 से 10 महीना लगता ही लगता है इसको, क्योंकि पहली बार जो है ना एमसीएल भी रिसीव कर रही थी, मुझे भी जानकारी नहीं था। तो इसके लिए समय है, हमें लगा कि 2-3 महीने में हो जाएगा, अभी हो जाएगा तभी हो जाएगा। तो हम डेट देते चले गए कि अब क्लियर हो जाएगा, अब क्लियर हो जाएगा, लेकिन समय लगता ही है इसको, क्योंकि फाइनेंस का जो हमारा फंड का साइज है वो भी बहुत बड़ा है। तो हमें कोई डरने की जरूरत नहीं है, और ये पैसा बहुत बड़ा अमाउंट है, जिससे कि हम अपने लेवल पे बहुत बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। ये 10 से 15 के बीच में कोई शंका मत रखिए, 15 मई के पहले ये हम डिस्ट्रीब्यूशन के लिए स्टार्ट हो जाएंगे। हमारे लीगल ड्यूज है, रिफंड है, प्रोजेक्ट्स के ऊपर हम काम करने के लिए पूरी तरह तैयार है। एमएसएस ऑनर के लेवल पे अगर देखें, हम बिजनेस की अगर बात करें, तो हम बायोकूल बायोसीएनजी और एमएसपी के प्रोजेक्ट करने ही वाले हैं। प्लस हम कहीं कहीं वुमेन एम्पावर के लेवल पे लेडीज के लिए जो है ना वो अलग से हम जो है बिजनेस प्लान करके रखा है हमने, तो कहीं कि वो भी हम जो है ना एग्जीक्यूट करने वाले हैं, कि छोटे छोटे स्तर पे ना हर ग्राम पंचायत लेवल पे जो महिलाएं हैं उनको एम्पावर करने वाले हैं। तो वो भी बहुत बड़ा बिजनेस होगा हमारा, क्योंकि सभी ग्राम पंचायत लेवल पे ना सब महिलाओं को अगर काम देंगे, तो छोटे छोटे काम को अगर मिला देंगे तो एक बड़ा रेवेन्यू उससे जनरेट होगा। तो उसका भी एक प्रॉपर प्लान बना के रखा है हम लोगों ने, जो एग्जीक्यूशन फंडिंग के बाद ग्राउंड लेवल पे आना शुरू हो जाएगा। तो एमएसएस के लेवल पे ये सब काम होने वाला है। बायोकोल ऑफकोर्स हम शुरू करेंगे, और जो भी अब आएगा लेटेस्ट मशीन मशीन द्वारा आएगा, हम पैलेट्स ब्रिकेट और टोरीफाइड कोल के अलावा भी काफी चीजें बनाने वाले हैं, उसके अंदर मल्टीपल चीजें बनाने वाले हैं। और इसका एसओपी बनाने का काम मेरे पास जो है ये है, और उसका हमने तैयारी मैंने इसकी शुरू कर दी है, लगभग तैयार है कि हम किस तरीके से जो है एग्जीक्यूट करेंगे कि भाई 100% प्रॉफिटेबल बिजनेस कैसे हो। हम पैलेट्स की बात करते हैं, ब्रिकेट्स की बात करते हैं, या टोरीफाइड कोल की बात करते हैं। तो ऐसे अनेकों प्रकार की और भी चीजें हैं, जैसे चारकोल है, और भी काफी चीजें हैं जो हम कॉमर्शियल तरीके से उसका भी यूज करने वाले हैं। या लेडीज ग्रुप की बात करते हैं, जिसका हमने पूरा जो है एसओपी बनाना शुरू कर दिया है अलग अलग क्लस्टर में, जो कि आपको आफ्टर फंडिंग ग्राउंड लेवल पे आके दिखाई देगा। लेकिन इसके लिए बहुत बड़ी टीम है जो ऑलरेडी इसको जो है अप्रूव कर रही है और तैयारी कर रही है कि ये हमारा ये तैयारी हो गया, ये तैयारी हो गया, इस तरीके से आगे ले चलने का काम करेगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने बताया कि एमवीपी ऑनर की बात करूं, तो एमवीपी ऑनर का अब नाम हो जाएगा फाइव सेंटर। फाइव सेंटर में क्या 5,000 परिवार को संभालने का काम ये हमारा अब एमवीपी करेगा, जिसका नाम है सेंटर इंटरप्रेन्योर, केंद्रीय उद्योजक। और उनका टारगेट है, ये ड्रीम है, क्योंकि डॉक्टर श्याम गोलक से मैं बहुत सालों से चर्चा कर रहा था कि सर अगर मान लीजिए हम बायोकोल हमने चालू कर भी दिया, तो हम जो बायोकोल हमें हमें जो नेपियर की जरूरत है, हम 1 या 2 एमवीपी को ही काम दे सकते हैं उनके अंडर में। किसान नेपियर तैयार करेंगे, हमको सप्लाई करेंगे, तो बाकी के एमवीपी क्या करेंगे? कहीं हम 30 एमवीपी बना के रखा है, कहीं कहीं 70-80 या कहीं कहीं 90 से भी ज्यादा एमवीपी हैं। तो बाकी लोगों ने भी तो पैसे दिए हैं, तो उनको काम कैसे देंगे? तो उन्होंने एक बहुत ही अच्छा प्लान बनाया है कि हर एमवीपी के लेवल पे, केंद्रीय उद्योजक के लेवल पे हम 100 करोड़ का व्यापार का निर्माण करेंगे।
जिसमें कि हमारा एफएमसीजी गुड्स होंगे और भी चीजें होंगी। जितने भी गुड्स एंड प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हैं, सभी चीजें एमसीएल जो अपने लेवल पे काम करेगी, सभी लोगों को, हर परिवार को, 5,000 परिवार को सप्लाई का काम करेगी। अब एक जो है ना केंद्रीय उद्योजक के नीचे 20 मिशन पार्टनर रहेंगे जो उनकी मदद के लिए रहेगी, और लगभग 100 करोड़ का व्यापार अगले 3 साल में करेंगे। और उनका जो नेट प्रॉफिट होगा ना, जो केंद्रीय उद्योजक को होगा, वो 20%। और ये 20% कितना होगा? जैसे केंद्रीय उद्योजक का आमदनी क्या होगा? केंद्रीय उद्योजक का आमदनी होगा लगभग 100 करोड़ का टर्नओवर है, उसमें मिनिमम प्रॉफिट अगर एमसीएल की बात करें तो 20% होगा, 30% से ज्यादा होगा, 25 से 30%। ग्रॉस नेट इनकम जो होगा 20% होगा, तो लगभग मिनिमम 20 करोड़ प्रॉफिट तो एमसीएल को होगा। और 20 करोड़ के अंदर जो है ना केंद्रीय उद्योजक हमारा जो है सेंट्रल एंटरप्रेन्योर, उसका प्रॉफिट होगा 20%। मतलब कि उसको लगभग साल का 4 करोड़ रुपया मिलना ही मिलना है, 4 करोड़ रुपया। अगर मिनिमम 3 करोड़ रुपये भाई मैं पकड़ता हूं ना, तो पर डे की आमदनी लगभग 1 लाख रुपया पर डे का आपका आमदनी होगा। ध्यान रखो, कोई भी एमवीपी आज तक उसने तकलीफ किया है, अगर एमवीपी जो है ना एमसीएल के अंदर है, तो 100% उसका 7 पीढ़ी से सफल हो जाएगा। आपने अगर कुछ भी सपने देखे थे, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, या एक अच्छा परिवार, शिक्षित परिवार, बच्चे को अच्छे एजुकेशन देना, जो भी सोचते हो, हर वो चीजों को पूरा कर सकते हो, आपका हक है। आपने जो हार्ड टाइम बिताया एमसीएल के साथ बिता लिया, आगे आपका भविष्य एमसीएल के साथ 100% उज्जवल है। हम एमएसएस की बात करें तो हम बायोकोल, बायो सीएनजी, एमएसपी के प्रोजेक्ट और महिलाओं के साथ मिलकर जो व्यापार करने वाले हैं, या हम 10, अगर 10 एमईपी भी पकड़ते हैं प्रत्येक तहसील के अंदर जो 100 करोड़ का व्यापार करते हैं, तो आपका 1,000 करोड़ का व्यापार ऐसे ही हो गया। उसके अंदर कुछ तो आमदनी मिलेगी आपको, जो एफएमसीजी के प्रोडक्ट एमईपी के माध्यम से कंपनी करेगी। अगर हम बात करें 20% भी अगर पकड़ते तो लगभग 200 करोड़ का जो है कम से कम जो है कंपनी को जो है ना प्रॉफिट होगा। और एमएसएस की बात करें तो अभी डिसाइड नहीं किया कंपनी ने, लेकिन कहीं ना कहीं ये 10% से अधिक होगा। तो 10% से अधिक होगा तो कहीं ना आपकी आमदनी क्या होगी एज ए एमएसएस ऑनर। अगर देखें, अगर मेरी बात बोलोगे, अगर मैं 1 लाख रुपया जो, अगर मैं बिजनेस कर रहा होता, तो पर मंथ में 1 लाख रुपया अगर प्रॉफिट कमाता, तो पिछले 5 साल मैंने गंवा दिए। अगर इस चीज को मैं पकड़ता हूं, तो आज 5 साल हो गए, तो 5 साल में 60 महीने होते हैं, तो लगभग 60 लाख रुपए का मैंने लॉस कर दिया। लेकिन ध्यान रखो, अगर मैं बात कर रहा हूं जो है ना, अगर एमसीएल के अंदर, तो एमसीएल के अंदर क्या होगा मालूम है? एमसीएल के अंदर अगर मैं जुड़ा हुआ हूं, तो मेरा प्रॉफिट जो है ना, अगर होता है जो, ये लगभग जो है ना प्रत्येक, अगर मैं बात करूं जो है ना, तो लगभग ये जाएगा लगभग 30 से 40 करोड़ रुपया पर ईयर का। जो 30 से 40 करोड़ की अगर बात करूं 60 लाख के अगेंस्ट, तो कुछ नहीं है। तो मैंने जो समय अगर जो अपने अपना जो यहाँ दिया है, तो कहीं ना कहीं वेस्ट नहीं हुआ है, मैंने इन्वेस्ट किया है। और मेरा कहीं ना कहीं इसमें ज्ञान, नॉलेज भी इसके अंदर बढ़ा है। तो कहीं ना कहीं इसके अंदर है, तो हमारा फ्यूचर चाहे एमएसएस हो चाहे एमबीपी हो, उनका सिक्योर्ड है एमसीएल के साथ, कोई समस्या नहीं है। और ये कब होगा? ये होगा, बहुत अच्छी बात है, कब होगा? ये इसी मई महीने में होगा। और 15 तारीख के बाद आप ग्राउंड लेवल पे इसको उतरता हुआ भी देखेंगे। अब ये डेट आगे नहीं बढ़ने वाला है, 100% चीजें चलने वाली हैं। अंत में एक कविता के माध्यम से अपनी बात कहूंगा, जो एमसीएल के ऊपर ही निर्भर करता है। कविता: चल पड़ा है कारवां, सपनों की नई उड़ान, एमसीएल के साथ अब बदल रहा है हर किसान। मिट्टी की खुशबू में मेहनत का है मान, हर गांव में गूंजेगा अब विकास का गान। रुकना नहीं है अब, थकना नहीं है अब, हर मुश्किल से लड़कर आगे बढ़ना है अब। बायो ऊर्जा से हर घर में होगा रोशन, रोजगार की राहें बनेगी अपना जीवन। जो सोचते थे कल तक क्या होगा हमारा, आज कह रहे हैं सब भविष्य है हमारा। एकता की ताकत से सपनों को देंगे आकार, एमसीएल के संग मिलकर जीतेंगे हर बार। चलो मिलकर लिखे हम नई सफलता की कहानी, गांव गांव में गूंजे अब एमसीएल, एमसीएल है हर किसान की नई जुबानी, हर किसान की नई जुबानी। थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने मुझे सुना। उम्मीद है आज का ये प्रोग्राम आपके लोग के लिए काफी अच्छा रहा होगा। उम्मीद है कि आप लोग के लिए प्रेरणादायक रहा होगा। और ये आज का जो प्रोग्राम था, इसमें कुछ एमसीएल के नए अपडेट मैंने देने की कोशिश की। मैंने कुछ समस्याओं के बारे में बात की, और मैंने कहीं ना कहीं ये बात भी कही कि आप एमसीएल के माध्यम से आपका भविष्य क्या होने वाला है। और ऑफ कोर्स ये 15 जो मई है, ये आगे डेट बढ़ने वाला नहीं है। तो थैंक यू वेरी मच। अब मैं ये फोरम खोल रहा हूँ, आप हैंड रेज कर सकते हो, जिसके माध्यम से आपको अगर कुछ बात कहनी है, या कोई भी प्रश्न मुझसे पूछना है तो मैं जवाब दूंगा, या कोई बात अगर जो है ना एमसीएल से पूछना चाहते हो तो एमसीएल से भी आप पूछ सकते हो।
डॉक्टर श्याम गुलाब से पूछ सकते हो, जिसका उत्तर अगर मैं दे सकता हूं तो दूंगा, नहीं तो ये कहने के वहां मैं बात करके आप तक ये बात पहुंचाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले मैं चाहूंगा दिनेश दिनेश भाई कापड़वन से दो शब्द बोले। दिनेश भाई कापड़वन से। सर जय हिंद सर। जय हिंद सर, बोलिए। सर सुबह में श्याम सर से बात हुई, जो हमने वेबिनार में सुना, तो हाँ ऐसा जी। लग रहा है कि क्रांति की शुरुआत हो चुकी। यस सर, यस सर। 15 तारीख के बाद भारत का पहला घोषणा होगा, 100%, इसलिए 100%। 100% होगा। और हम पूरे एमसीएल का वो मिशन मिशन के साथ खड़े रहेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। आपके ऊपर तो मुझे गर्व होता है कि आप हर तकलीफों में, मैंने देखा है कि आपने हमेशा खड़े रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, एमसेल के साथ खड़ा होने के लिए। थैंक यू सर। मैं तो चाहूंगा डॉक्टर सागर सैंडीला से दो शब्द बोले सर। डॉक्टर सागर। थैंक यू सर। आज का वेबिनार बहुत ही अच्छा रहा सर। आप नॉलेज में इम्प्रूवमेंट करते हैं हमेशा की तरह, जानकारी देते हैं बिजनेस के बारे में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। और जो आपने अपडेट दी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद। थैंक यू सर, जय हिंद सर। मैं चाहूंगा कि चेतन लिमानी जी दो शब्द बोले, लाठी से, नखत्राना से। लिमानी जी। अ, अशोक शिंदे जी दो शब्द बोले। अशोक शिंदे जी। यस सर। यस। हाँ हाँ। नमस्कार सर। नमस्कार। आपने जो भी बातें आज अपडेट के एमसीएल के बताई। हाँ नमस्कार। तो बहुत सुनने में अच्छा लगा। अभी 15 तारीख तक हो जाएगा तो ठीक है, लेकिन अभी जैसा वक्त जा रहा है उसमें तकलीफें तो बढ़ती बढ़ती जा रही है। तो हम सब मिलके है, कंपनी के साथ है, एमसीएल के साथ है, गोलब सर के साथ है, और साथ रहेंगे भी। अलग दूसरा कुछ नहीं करे, लेकिन जल्दी हो जाए। और ये जो अधिकारी जो टाइम पे नहीं आया है या कुछ काम की वजह से दूसरी ड्यूटी पे गया है, ये बात तो ऐसा है कि इतना बड़े पोस्ट में पोस्ट वाला ऑफिसर दूसरी ड्यूटी पे भेज देते हैं, तो ये इंडिया में हमारे जैसे कितनी कंपनी का फंड्स का काम रुका हुआ होगा। ये ये मन के अंदर बार बार आता है। तो ठीक है, आपने जो भी ऊर्जा के बारे में हमें ज्ञान दिया, और हर वक्त कुछ ना कुछ ज्ञान देते रहते हैं, और उसी ज्ञान में हम एमसेल के माध्यम से क्या कर सकते हैं ये भी आप बताते हैं। इसलिए आपका धन्यवाद। नमस्कार। जय एमसीएल। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। अशोक जी, मैं आपको एक बात थोड़ा सा बता देना चाहूंगा कि देखो क्या है मालूम है कि अगर मान लो कोई जो फंड्स आता है, तो एक ऑफिसर आपको मिलता है और उससे उससे ही आपको कोऑर्डिनेट करना होता है, नंबर वन। नंबर टू, अगर वो ड्यूटी पे जाता है, एक कंडीशनल अप्रूवल, आपने अगर अगर वर्ड एक सुना होगा ना, तो कंडीशनल में वो कहता है ट्यूनिंग अप। अभी एक प्लेटफॉर्म पे, पब्लिक प्लेटफॉर्म में बोलना नहीं चाहिए, लेकिन क्या होता है मालूम है, कंडीशनल अप्रूवल का मतलब होता है अंडर द टेबल कुछ तो पैसा देना पड़ेगा आपको। तो ट्यूनिंग अप उससे है, तो उसी से बात करना पड़ेगा। और वो छुट्टी पे गया है, तो उसके बदले अगर कोई यहाँ होगा तो हम उससे कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएंगे। जैसे ही वो आएगा, अगर उसे ट्यूनिंग अप है, तो बाकी सब शो की काम हो जाएगा। ऑफ कोर्स हमें तकलीफ बहुत है, पहले से ही डिले हो गया है। तो और ये एक डेढ़ महीना जो बीता है हमारे लिए बहुत भारी पड़ा, कि हम चाहते थे कि अप्रैल में ये विषय खत्म हो जाए, लेकिन हमारे हाथ में नहीं था। और बाद में फिर जब ट्यूनिंग अप हुआ तो छुट्टी पे चले गया वो। और चिंता मत करें सर, थोड़ा देरी हुई है, लेकिन क्या बोलते हैं, देर आए दुरुस्त है। ये डेट अब आगे नहीं बढ़ने वाला है और कोई दिक्कत नहीं है, सब कंट्रोल में है। और इसीलिए डॉक्टर शाम गोलब सिर्फ कॉन्सेंट्रेट उसी पे करें अशोक जी। तो चिंता मत करिए सर, हो जाएगा सर सब। ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू अशोक जी।
ठीक है, ओके सर, थैंक 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 यू सर। चंदू भाई यू। रैनी ओके जी। ओके, नमस्कार सर। थैंक यू सर, थैंक यू। चंदू भाई रैनी जी, दो शब्द बोले। चंदू भाई। जी सर, यस नमस्कार। सर, नमस्कार जी। हाँ सर, 15 तारीख के बाद हम मान लीजिए कि नहीं आया तो हमारा दरेक हर स्टेट में से एक, जितना स्टेट में हम काम कर रहे हैं इसमें से एक एक एमएसएस को बुलाकर, आप बोलो ये स्टेट में एक एक एमएसएस को बुलाकर डॉक्टर श्याम गोलक के साथ एक मीटिंग हो जाए तो हमको फेथफुल हो जाए कि भाई अच्छा फंड वालो, मानो कि 15 तारीख के बाद नहीं आया तो एक एक स्टेट में, जितना इंडिया का स्टेट है एमसीएल जितना कवरेज कर रही है, हर स्टेट में से एक एक एमएसएस आए और बैंक में जाकर फंड देखे कि हाँ फंड आ गया है ना। 5-10 लोग तो देखे, वो हमको बताए कि अच्छा हाँ फंड आ गया है, फंड हमने देख कर आया है बैंक में, तो कैसा लगे। यस मानो कि नहीं आया तो। यस सर। चंदू भाई, आपका बात सही है। और हाँ इसके लिए डॉक्टर श्याम गोलप से लड़ाई झगड़ा सब मैं करते रहता हूँ। तो ऐसा हाँ नहीं है कि मैं मतलब यस सर वाला हूँ। ये बात हमने बहुत पहले ही कही थी, मैं अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, हाँ बहुत पहले ही कही थी कि अगर एक हाँ डेट है, उस डेट पे नहीं हुआ तो क्या, तो क्या, हाँ व्हाट नेक्स्ट। ठीक है ना। हाँ आपका आपका हाँ बात जायज है। हाँ तो इसका प्रश्न का उत्तर ये है ना हाँ कि सर जितने भी एमसीएल में हाँ लोग हैं ना, सब अपने ही लोग हैं, घर के ही लोग हैं। लेकिन आपने सुना हाँ होगा, घर का भेदी लंका ढाए। अभी मैं ज्यादा उसको हाँ डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन क्या है मालूम है कि जुलाई हाँ 2024 में यही फंड, अगेन फिर से रिपीट कर रहा हम्म हूं, यही फंड पैसा आया था। और वही हम्म फंड अभी आ रहा है। हाँ कोई अलग फंड नहीं है वो। तभी हाँ लोगों ने उसका मिस यूज किया, उस फंड्स को जानबूझ के रोका, हाँ जी एक साजिश के तहत। तो हाँ जी ये फंड्स जब आ जाएगा ना, पहला हाँ ट्रांच आ जाएगा, हम यूज करना शुरू करेंगे ना, तो कुछ हाँ लोगों को शामिल कर लेंगे, दिखा भी देंगे, तो फिर उसका दिखाने का कोई औचित्य नहीं जब पैसा आ जाएगा। लेकिन क्या है, हाँ तब तक सेफ रखने के लिए कि जो पैसा कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है ना, ये आज भी हाँ बहुत से लोग जो है ना रोकने की कोशिश कर रहे हैं, आपको पता नहीं है। एमसीएल के हाँ अंदर ही कुछ लोग ऐसे हैं जो इस फंड्स हाँ को रोकना चाहते हैं, कुछ मकसद के साथ, कि मैनेजमेंट में वो बैठ जाए, वो जो है ना कहने के मैनेजमेंट के अंदर जो है ना वो करे। तो उनका मकसद अलग है। उनका मकसद यही है कि हाँ भाई जो है ना एमसीएल का काम अच्छी तरह हो ना, और लोग परेशान हाँ रहे। तो हाँ कहीं ना कहीं डॉक्टर श्याम गोलप सबके प्रति ईमानदार हैं। वो चाहते हैं कि ज्यादा हाँ से ज्यादा लोगों से बातचीत इसलिए ना करें क्योंकि भाई कि हाँ उनका एक ही इंटेंशन है कि फंड्स आ जाए। तो चंदू भाई रैनी जी, आपने बहुत दिनों तक वेट किया, आपसे कनेक्टिविटी मेरी बहुत ही अच्छी है, और आपसे हाँ ट्यूनिंग भी अच्छा है। हाँ थोड़ा सा ये हाँ है ना कि सेफ रख रहे हैं, और ये 15 वाला तारीख है ना, 15 तारीख नहीं सर, उसके पहले ही हो जाएगा। 11 तारीख को मेरे ख्याल से मंडे है, उस वीक के अंदर हाँ एनी एनी मोमेंट ये फंड डिस्ट्रीब्यूशन का काम हम शुरू करेंगे। और ये डेट आगे हाँ नहीं बढ़ने वाला है। और हाँ सेकंड थॉट, सेकंड प्लान बी भी है, लेकिन डॉक्टर साहब हाँ जी ने मना कर दिया कि हमारे पास प्लान बी की कोई आवश्यकता नहीं है, वी आर रेडी, प्लान ए। जी जी और जी हमारे जी पास फंड्स है, और हाँ कोई लाइबिलिटी नहीं है, कोई स्टेक किसी को नहीं देना है, एमसीएल है, हाँ और हम लोग ही इसको जी जी। मुझे ना आगे लेकर चलने का काम करेंगे। लेकिन दूसरा मुझे एक, लेकिन आपका पॉइंट मुझे अच्छा लगा सर, सर, कि अगर नहीं हुआ तो क्या। हाँ सर, हाँ। हाँ तो क्या, क्योंकि बार बार, right, हेलो, हम मानते हैं कि आपके साथ जुड़े हैं पॉजिटिव थिंकिंग के साथ, हाँ जी। पर जो टीम है ना, ये सब टीम मीटिंग भी नहीं, पर मीटिंग में भी नहीं अटेंड होते, हाँ तो जी। वो तो ये मानते हैं कि वो लोग तो बार बार डेट देते रहते हैं, फंड यस। बस कुछ आने वाला नहीं है, ऐसे बोलते रहते हैं, चंदू तो भाई, हम चंदू उनको भाई एक जवाब बात देना भी पड़ता है। और एक बात बोलता हूं मैं। हाँ जी लगभग 21 डिपार्टमेंट से ये फंड्स आने के हाँ बाद, ये हाँ लगभग मैं दिसंबर की बात कर रहा हूँ, 4 दिसंबर को पैसा आया है ये। तो हाँ जी अकाउंट्स में आ गया, क्रेडिट हो गया है। तो हाँ जी लगभग डिपार्टमेंट से चेकलिस्ट को क्लियर कराना पड़ा, तो इट विल टेक टाइम, समय जाता है इसको, लेकिन हमने रिकॉर्ड हाँ टाइम में इसको कंप्लीट कर लिया था। तो समय हाँ जाता ही जाता है सर ये। और लगभग यह बता रहा हूँ ना कि जो हाँ फॉरेन फंड्स आते हैं ना, तो मैं हाँ सो कॉल्ड बहुत से ज्ञानी लोग हैं एमसीएल के अंदर, हाँ हाँ लेकिन जी ऑन रिकॉर्ड है कि ये फॉरेन फंड्स जो आते हैं ना, खास करके जो है ना ये पॉल्यूशन और उसके ऊपर जो पैसा आता है, हाँ। इस पे गवर्नमेंट भी जो है ना समय लेती है, 9 से 10 महीना मिनिमम लगता है। अधिकतम सर पर सर, 7 से 8 साल लग जाता है सर, पैसा सुनो रिकवर सुनो करने सर, में। सुनो सर, हाँ जी। एमसीएल या एमसीएल के साथ जुड़े हुए आप है या सर है, प्रासी मैम है,
प्राची मैम तो अभी मीटिंग में वगैरह नहीं है, तो सबको लोग को ऐसा लगता है कि मैम भी चले गए, दो डायरेक्टर भी चले गए, साहब का जो खाली वेबिनार में ही दिखाई देता है, कोई अटेंडेंस कहाँ है कहाँ नहीं है, ये सब थोड़ी उलझन वाली बात सबको लग रही है। और डेट हमने बहुत दी, आपको भी याद नहीं होगा कि कितनी डेट दी 3 वर्ष में। यस तो सर। बहुत लोगों को मालूम, मैं तो मानता हूँ कि चलो फंड आ गया, 1 वर्ष लगे, 1 वर्ष की डेट दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर नीचे की टीम है ने, सब एमएसएस वही चिंता में है, नीचे की टीम है ने, वो टीम को और एमवीपी को, या मानो कि बीडीए है तो उसके साथ जुड़ी हुई टीम है, वो बहुत परेशान करती है। तो इसीलिए उसका कोई उपाय नहीं है, क्योंकि हमने डेट तो बहुत दी, लगभग 40 के 50 बार डेट, एक एक वीक की दी, एक 2 2 महीने की दी, 2 2 दिन की दी। तो ये एक थोड़ा उसके बारे में हम कुछ कर सकते हैं कि भाई क्या सबको मीटिंग बुला सकते हैं, चंदू स्टेट भाई, में आप जो दो दो बता रहे लोग हो ना, आए ना तो भी कम। हाँ बारी। आपकी बात मैं अच्छा। मानता हूँ कि हाँ डेट बहुत से हमारे चले गए हैं, सो उसमें क्या दो हाँ दो बातें हैं। पहली बात कि हाँ हमें प्रोसीजर पता नहीं था, डॉक्टर श्याम वल्लभ कोई प्रोसीजर नहीं पता था, फर्स्ट टाइम फंड रिसीव कर रहे थे। हमको लगा हाँ। कि भाई ये 3 मार्च अच्छा। 2025 को पैसा आ चुका था, तो हम ये हाँ दो एक एक 1.5 महीने में क्लियर कर लेंगे। लेकिन जी 1.5 महीने का हमने समय दे दिया, 1.5 महीना बीत जी। गया, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से क्लियर करने में बहुत ज्यादा समय चले गया हमको। हाँ और मैंने बताया ना कि जानकारी न होने की वजह से ये टाइम जो हमने दिया ना, वो गलत गलत समय हाँ दिया। जबकि मैंने हाँ। बताया ना कि ये रिकॉर्ड है कि जल्दी में जल्दी जो क्लियर हुआ है पैसा, ऑन हम्म। रिकॉर्ड है कि 9 से 10 महीना मिनिमम लगता है। हमने हाँ 13 13 महीना ले लिया, 14वां महीना चालू हो जाएगा अगर मई आया तो सर हाँ समय जी जाता ही जाता है इसके अंदर। और खास करके एमसीएल जैसी कंपनी जिसका हाँ बहुत जी ज्यादा बैलेंस शीट मजबूत नहीं है, हाँ जी। तो ये बात सही है कि फंड्स अगर आ गया ना तो वीसा ही खत्म हो जाएगा, पुरानी बातें सब खत्म हो जाएंगी। और खत्म हो। ये आज 1 तारीख हो गया तो बहुत ज्यादा समय नहीं है। ये 100% नहीं। हम इस फंड्स को क्लियर करके और आगे का काम करेंगे और प्रोजेक्ट के ऊपर काम करेंगे। डॉक्टर श्याम गुल्लभ ने मुझे ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन दिया है कि अलग हाँ अलग जी अलग चीजें, जैसे अलग अलग क्लस्टर में अलग अलग चीजों का जो है ना, आप एसओपी बनाइए जिसके माध्यम से ग्राउंड लेवल पे हम काम करना शुरू करेंगे। तो हाँ। सेकंड दूसरा थॉट में ये दो। है। और नंबर 1, अभी कंपनी ने क्या किया मालूम है? एक ईमेल आईडी हाँ और एक कॉन्टेक्ट नंबर निकाला है। ये हाँ कम्युनिकेशन गैप है ना, ये भ्रम पैदा करता है और ढेर सारे लोग इस पे क्या करते हैं, नाजायज फायदा उठा के ना अपनी बातें उनको थोपते हैं। तो अब हाँ जी कंपनी का ईमेल आईडी है, आप बात कर सकते हो, जी। और किसी ने भी अगर मेल किया है तो प्रॉपर उसको हाँ आंसर अच्छा मिला है। किसी ने हाँ कॉल जी किया है तो उसको भी प्रॉपर आंसर मिला है। अब 10 मई के बाद, मैं बात कर रहा हाँ हूं 15 नहीं, 10 मई के बाद कंपनी का हाँ जी। जो है ना ऑफिस भी चालू हो जाएगा। 99% दादर वेस्ट में हमारा होगा, कोहिनूर स्क्वायर के गुड अंदर ही होगा। वो बिल्डिंग के गुड अंदर ही हमारा ऑफिस खुलने जा रहा है, जिसकी तैयारी हमने ऑलरेडी करके रखी है। स्टाफ गुड पहले से ही तैयारी है, बैक ऑफिस गुड। ऑलरेडी हमारा है, जो कि ग्राउंड लेवल पे हम कुछ काम करना ऑलरेडी शुरू कर दिए हैं। तो चिंता मत करिए सर, तैयारियां हैं, हाँ जी धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा है। और बहुत सी चीजें अभी हुई है रिसेंटली, और हर हाँ जी हफ्ते कुछ ना कुछ आप बढ़ता हुआ देखोगे कि अब जो है ना हम जो है ट्रांसपेरेंसी में धीरे धीरे आना शुरू करेंगे। ठीक है। जी जी। ठीक। थैंक थैंक यू यू। चंदू भाई, थैंक आपने 2 3 थैंक। बातें रखी जिससे आम हाँ लोगों को सर इसके बारे में जानकारी मिली। अच्छा लगा सर, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। थैंक यू सर। मैं चाहूंगा ईश्वर भाई पटेल 2 शब्द बोले, वडनगर से ईश्वर भाई पटेल जी। ईश्वर भाई। हेलो। यस सर। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार जी। मेरी आवाज सुनाई दे रही है? यस सर, सभी पूरा देश सुन रहा है सर, बोलिए। अभी चंदू भाई ने बहुत अच्छी बात कही। हाँ जी। और अभी जो 15 मई आप बोल रहे हैं, हाँ जी। और ये हो जाता है, तो जितने भी लोग हैं, हाँ मतलब जी। जो अभी रिसेंटली जो मतलब एक्टिव है, इनएक्टिव है, सब लोगों के लिए अच्छा है। यस सर, पर यस सर। अभी आप जो बात कर रहे हैं, श्याम गोलब सर भी बात कर रहे हैं हाँ जी। कि भी ये करना है, वो करना है। करना तो बहुत कुछ है सर। यस सर। अभी मेरा एज 62 इज रनिंग। आपका भी सेम ही है, सही इतना ही होगा शायद। 61 अभी 61। हम 10 साल, 61, यस मेरा सर। 62 इज रनिंग। यस सर। तो अभी क्या है कि हमारे पास अभी 10 साल का टाइम है एक्टिवली काम करने का। तो क्या है कि अभी 5 साल तो निकल गया।
हाँ जी। अभी 2010 से मैंने ज्वाइंट किया, तो अभी ये 25 26 रनिंग है। तो 5 साल तो वैसे भी बर्बाद हो गया। हाँ जी। अभी हमारे पास और 10 साल है। हाँ जी। वो 10 साल का जो हमारा जो एक्सपीरियंस है, हमारा जो नॉलेज है, वो एमसीएल और एमसीएल के दूसरा जो भी एंटरप्रेन्योर है उसको मिले, और अल्टीमेटली हमारे देश को उसका फायदा हो। हाँ जी। तो रियलिटी में जो चंदू भाई ने बोला कि 15 तारीख तक आ जाता है, 11 मई तक आ जाता है तो बहुत बढ़िया है। लेकिन नहीं आया तो क्या है कि ये उनका सही बात है कि आप तो चेक करते ही है, हाँ जी। लेकिन आपका भी कमिटमेंट बहुत बार फेल हुआ है। यस सर, यस सर। तो वो विश्वास नहीं करता। दूसरा कोई, अभी गुजरात है, राजस्थान है, यूपी है, उसमें से कोई एक एक बंदा को लिया, वो 8 10 आदमी को जाके एक मीटिंग किया और हाँ जी। उसको फेस किया। तो क्या है कि बाद में मतलब और भी मतलब 15 दिन महीना लगता है तो भी लोगों को विश्वास बढ़ा रहेगा। अगर मान लो कि 15 तारीख से बाद में डेट आया तो सबका विश्वास टूट जाएगा। तो यस सर। चंदू भाई के साथ मैं पूरी तरह से सहमत हूँ कि नहीं आया तो वही बात है, आ गया तो कोई सवाल ही नहीं है, तो हाँ पूरा जी। प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लेकिन राइट। नहीं आया तो सब लोगों का विश्वास बनाए रखने के लिए ये जरूरी है सर। यस तो सर। ये आपको उनको बोलो। दूसरी बात कि कंफर्म ये है कि भी हाँ जी। 15 तारीख से हमारा पेमेंट हो ही जाएगा, हाँ और जी। मतलब 15 तारीख के बाद हम डिस्ट्रीब्यूशन चालू करेंगे। हाँ जी। तो जो आपने बोला कि ऑफिस है, एक टीम बनाने की है, तो वो टीम का ये जो रिफॉर्म करने का है, वो एक्टिविटी भी सबको मतलब डिलीवर करो कि भी ऐसा ऐसा हम करने वाला है। हाँ एक जी। एक टीम हमारा फॉर्म हो रहा है, तब में नाम मत डिक्लेयर करो, लेकिन ऐसा ऐसा क्वालिफिकेशन वाला ऐसा ऐसा आदमी है जो ये हैंडल करेंगे। लेकिन नाम डिक्लेयर करेगा तो वो अच्छा नहीं रहेगा। लेकिन हाँ जी। ऐसा ऐसा क्वालिफिकेशन वाला आदमी है, वो ये हैंडल करेगा, ये हैंडल करेगा। और इस तरह से हमारा जो एक्टिविटी है, जितना हो सके इतना हम फास्ट कर सकते हैं। और जो हमने जो 5 साल में लूज किया है वो हम 2 साल में रिकवर करके उससे भी आगे बढ़ सकते हैं। तो ये सब लोगों को विश्वास, हम ले विश्वास में रख सकते हैं। यस। रही बात नीचे वाले की, तो आज कोई भी बंदा ऐसा नहीं है कि जो उसके नीचे का एमबीपी है और उसका दूसरा मतलब बीडी है, तो उसके नीचे का जो भी बंदा है वो उसको कितना भी मतलब बहुत सारा हैरान परेशान करता है, थ्रेट देता है। वो सब लोग ऐसा नहीं है। उसमें से 10% आदमी जो रहता है वो ऐसा मतलब ना समझ रहता है तो वो करता है। बाकी का सब लोग अच्छा है। तो राइट सर। मेरा कहने का यही है सर कि ये चंदू भाई का जो है वो आप उनके तक जाने दो। आ गया तो कोई सवाल ही नहीं है। और ऐसा कुछ माहौल बनाओ कि लोगों को मतलब फिर से एक मोटिवेशन मिल जाए। अभी क्या है, सब लोग मोटिवेट है लेकिन बाय प्रेशर है, बाय डिफॉल्ट है, क्योंकि अभी कुछ कर ही नहीं सकते। लेकिन जो हार्ट से मोटिवेशन आएगा ना, वो अलग रहेगा। अभी मैं खुद का बात करूं, अभी मैं कर भी क्या सकता हूं, क्योंकि अभी मेरा ऑलरेडी खर्चा खुद का 60 70 लाख हो गया है। दूसरे का पकड़ो तो 1 करोड़ से ज्यादा हो गया है। अभी मैं जाके जाके दूसरी जगह कर भी क्या सकता हूँ। एमसीएल के पास रहने का दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। तो क्या है कि मैं प्रेजेंटली फिजिकली एमसीएल के साथ हूँ, लेकिन अंदर जो हार्ट है, हार्ट से मैं एमसीएल के साथ नहीं हूँ। क्यों नहीं हूँ? क्योंकि डेट पे डेट आ रही है। जब बराबर। एक कंफर्मेशन हो जाएगा हाँ तो जी। सब लोग हार्टली ज्वाइन करेंगे। और जब तक हार्टली ज्वाइन नहीं करेंगे ना, तब तक एमसीएल का हम जो प्रोग्रेस चाहते हैं वो प्रोग्रेस नहीं हो सकता है सर। यस सर। तो मतलब सब लोगों को हार्ट से ज्वाइन करना बहुत जरूरी है। तो ईश्वर भाई देखो, मेरा दो पॉइंट मैंने आपका नोट कर लिया। पहला ये कि जो आप चंदू भाई रैनी ने बोला ना, तो मैंने नोट कर लिया।
कि फंड्स नहीं आया तो क्या, व्हाट नेक्स्ट। तो इसका आंसर मैं आपको अगले फ्राइडे नहीं, अगले 2 दिनों में ही दूंगा। डॉक्टर श्याम वल्लभ इस चीज का उत्तर देंगे और 100% संतोषजनक उत्तर मिलेगा, और निश्चित रहिए। और आपका हाल मेरा हाल वैसा है ना सर, कि रोहित और विराट कोहली को ना 2027 में लास्ट वर्ल्ड कप खेलने का मौका मिलेगा कि नहीं मौका मिलेगा? सर मौका मिलेगा, आपको भी मिलेगा, मुझे भी मिलेगा, ठीक है ना। तो 2027 का वर्ल्ड कप जो है ना, दोनों खेलेंगे। तो मैं भी खेलूंगा, आप भी खेलेंगे, निश्चित रहे कि विराट कोहली भी खेलेगा और अच्छा परफॉर्म करेंगे। और हम लोग अच्छा परफॉर्म करेंगे, दूसरों से बेहतर करेंगे। जो 25 साल का लड़का करेगा सर ना, आपके अंदर मैंने देखा है कि एनर्जी अच्छा है, तो 100% सर हम लोग करेंगे। और 2027 में 2030 तक जो डॉक्टर श्याम वल्लभ का पहले जो विजन था कि हम जो 2030 तक जो है ना, ईंधन के क्षेत्र में जो आत्मनिर्भर बनाएंगे, तो ऑफकोर्स हमारे पास समय कम रह गया है, लेकिन हम कोशिश करेंगे सर, और ये किया जा सकता है। बड़ा नेटवर्क है, समय नहीं लगेगा। और डॉक्टर श्याम वल्लभ का एक बहुत बड़ा अच्छा इंटेंशन है कि 2 साल नहीं सर, आपने 2 साल बोला कि रिकवर कर सकते हैं, मैं बता रहा हूं 3 साल। डॉक्टर श्याम वल्लभ ने प्लान किया है, इंडिया की नंबर 1 कंपनी कैसे बने, इसका टोटल रूपरेखा उन्होंने बना के रखी है। इस प्रोसेस में एमवीपी और एमएसएस का आमदनी बहुत जबरदस्त होने वाला है। तो उस प्रोसेस में आप रहेंगे सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2030 तक हम जो है ना, इंडिया को ऐसे लेवल पे लेके जाएंगे कि वर्ल्ड में नंबर 1 पे रहेंगे। अगले 6 से 8 साल में वर्ल्ड में नंबर 1 रिवेन्यू वाइज कैसे कर सकते हैं, उसका भी रोड मैप बना के रखा है। लेकिन हमको चाहिए ना प्रॉपर इंडिया, टोटल कि 6057 तहसील है, तो सभी लेवल पे हम काम करें। तो निश्चित रहे 100% ये चीजें होने वाली है और हमारे माध्यम से होंगी। थैंक यू वेरी मच सर। अगले 2 दिनों के अंदर आपका एक क्वेश्चन मैंने लिख दिया है, और इसका आंसर डॉक्टर श्याम वल्लभ के माध्यम से एक संतोषजनक उत्तर आप सबको मिलेगा, ये मैं गुजारिश करूंगा। थैंक यू सर। हाँ सर एक मिनट चंदू भाई, फिर से हाँ, बोलिए। मानो कि 15 तारीख के बाद पेमेंट नहीं आया तो गुजरात में से एक 3-4 स्टेट में से एक एक एमएसएस जाएंगे। साहब बताएंगे हमारी जो बैंक अकाउंट है एमसीएल का, इनमें हमको अकाउंट नंबर भी नहीं चाहिए। हमारा स्टेट गुजरात से एक आएगा तो उसको अकाउंट नंबर भी एमसीएल का नहीं चाहिए। खाली बैंकर्स के साथ बैंकर्स बता देगा कि इतना अमाउंट हमारी बैंक में एमसीएल का जमा है, बस इतना हो जाए, पूरा गुजरात पॉजिटिव, पूरा यूपी पॉजिटिव, पूरा राजस्थान पॉजिटिव। ये राजस्थान में चंदू भाई, उसका उत्तर राजस्थान वाला जाकर आएगा, है ना। चिंता मत करिए, ऐसा करना ही पड़ेगा सर, बाकी नहीं करेंगे तो शाम साहब को भी थोड़ा अर्डन होगा, चंदू भाई। ये प्रश्न है ना। मैंने 6 महीना पहले किया था, ये 6 महीना पहले किया था, चिंता मत करिए, हो जाएगा सर। जी जी, ओके गुड, थैंक यू। ठीक है। मैं चाहूंगा कि जया प्रभा दावनी जी बोले। जया प्रभा जी, 2 शब्द बोले। नमस्ते सर। मैंने बीच में मैंने नहीं अटेंड करवाई, कुछ घर के कारण जो थे, छुट्टियां लगी है ना बच्चों को, तो बाहर लेके जाना पड़ता है पोता पोतियों को, तो उसमें समय निकल गया। तो मैंने सोचा चलो आज बहुत दिनों के बाद अटेंड करती हूँ। और सर पूरा मैं अटेंड नहीं कर पाई, शुरू में मैंने नहीं सुना आपको, तो आप अगर वीडियो डालेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आपने जो बताया लास्ट में मैंने 15 मिनट सुना आपको, 10-12 मिनट शायद। तो मुझे एक समझ में आया कि हम तैयारी जीत की जिस प्रकार आप हमें बता रहे हैं, और हम लोग ऐसे जो भी काम करना है बाद में, जैसे फंड आएगा उसके बाद में, तो आपका सहयोग तो हमें चाहिए ही चाहिए सर, उसके सिवा तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो उस माध्यम से एमसीएल की तरफ से आप हमें हेल्प करेंगे और हम जरूर उसमें कामयाब होंगे, ये तो अटूट विश्वास है अपने आप पर, क्योंकि उम्र तो हमारी भी है। अभी जैसे वो सर बोल रहे थे कि अब उम्र निकल गई, उम्र तो निकलेगी, लेकिन आपके अंदर का जो विश्वास है, आत्मविश्वास, वो कभी नहीं ढलता सर। उसमें हमारी कभी उम्र कम नहीं होती और ना कभी ज्यादा होती है। वो विश्वास के साथ लोग 80 क्या 90 भी जी के बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। लेकिन हमें कल क्या होगा या थोड़े देर के बाद क्या होने वाला है हमें नहीं पता है, तो हम उस विश्वास के साथ जिए कि हम कुछ अच्छा करके ही जाएंगे। तो ऐसे जिंदगी कितनी निकल जाएगी, कितनी उम्र हो जाएगी, वो हमें नहीं पता है, लेकिन एमसीएल के साथ रह के हम बहुत अच्छा कुछ करेंगे, ये आत्मविश्वास हमें अपने अंदर जगा के रखेंगे, तो हम बहुत साल शायद जी ले, क्योंकि हम भला करने वाले में लोगों में से अच्छा करने वाले, जो भी श्याम सर इतने आत्मविश्वास के साथ बोलते हैं, तो उस तरीके से काम होने वाला है, जरूर सबका अच्छा होगा, ऐसे सोचती हूँ मैं सर। थैंक यू वेरी मच सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, थैंक यू वेरी मच। क्योंकि एमसीएल जो है ना, वुमेन एम्पावर के नाम पे बहुत से बड़े बिजनेस जो आप लोग के माध्यम से करने वाली है, जिसमें आप लोग अग्रणी होगी। और उम्मीद है कि जब बिजनेस शुरू होगा तो हम लोग मिलके ईज ऑन डूइंग बिग आसानी से कैसे किया जा सकता है ना, वो आम जो गृहिणी जो घर में रहती है गाँव में,
उसके माध्यम से, आप लोग के माध्यम से, प्रॉपर ट्रेनिंग के द्वारा हम वो काम करेंगे और 100% करेंगे। और जहां तक बात है ना कि 1 साल के अंदर ही हम 5 साल 6 साल हमने कहीं ना कहीं ना लॉस किया है अपना, 1 साल के अंदर रिकवरी कैसे हो, हमने प्रॉपर उसका रोडमैप बना के रखा है। अभी हमने 3 चीजें खोई हैं। हम 1 साल के अंदर ही ना जितना आपने सोचा था जो लॉस हुआ है वो रिकवरी हो जाएगा, प्रॉफिट वाइज हो जाएगा। लॉस तो रिकवर होगा, प्रॉफिट में हम रहेंगे अच्छे खासे, नंबर 1। दूसरा, मान गया है हमारा, मान प्रतिष्ठा गया है, तो मान मान सम्मान भी बढ़ेगा। तीसरा, हम जीडीपी के अंदर ना एक ग्रोथ में कहीं ना कहीं जो है ना एमसीएल के माध्यम से ना जो है ना कहीं ना कहीं देश के प्रति कंट्रीब्यूशन का काम करेंगे। तो बहुत बड़ी बात है ये कि हम उपस्थिति अपना इंडिया लेवल पे, एक बड़े लेवल पे पहले साल ही दर्ज करना शुरू कर देंगे। तो तीनों चीजें ये होने वाली हैं, ये अभी होंगी। और मुझे लगता है कि ग्राउंड लेवल पे जब शुरू होगा तो पहले साल में उपस्थिति ये दर्ज हो जाएगी, जो बहुत बड़ी बात है। और ये हमारे माध्यम से, हमारे तहसील के माध्यम से ये होने वाला है। अब मैं चाहूंगा कि लकी श्रीवास जी बोले छत्तीसगढ़ से। लकी जी। हेलो। यस हाँ, सर। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। हाँ, सबसे पहले तो सर आपको थैंक यू बोलना चाहूंगा, आपने बोलने का मौका दिया। और आपका सेशन सर हम लोग अटेंड करते रहते हैं। छत्तीसगढ़ पूरा तैयार है और हम लोग को पूरा विश्वास है सर फंड आएगा, क्योंकि श्याम सर जो है सर काफी अच्छे पोस्ट पे थे। हम लोग सर खाली एक ही चीज सोचते हैं कि उनका लाइफ सेटल था। अगर उनको ये सब जो है करना रहता तो ऑलरेडी उनको पैसे का कोई कमी नहीं था, मान सम्मान का कोई कमी नहीं था, अच्छे खासे पोस्ट पे थे। तो उनको करना था और करना है। लेकिन होता है ना, कभी हम कुछ टारगेट लेके चलते हैं और कुछ बीच में जो है कुछ दिक्कतें आ जाती हैं। तो बस यही एमसीएल के साथ हुआ है। बाकी आगे पीछे सर अपने को श्याम सर के ऊपर, कंपनी के ऊपर कोई भी चीज सोचने का जरूरत नहीं है। होता है जीवन में ऊपर नीचे होता है, समय के हिसाब से जो चाहते हैं वो कभी समय पे नहीं मिल पाता, समय से पहले और भाग्य से ज्यादा, है ना। तो ये सब चीजें हैं। और आपका जो है सेशन सर बहुत अच्छा है, और आपके मार्गदर्शन में सर हमको पता है हम पिछला जो 3 साल का लॉस है उसको 1 साल में 110% कवर कर लेंगे सर। यस सर, यस थैंक सर। यू सो मच सर। थैंक यू श्रीनिवास जी। और इंपॉर्टेंट चीज है ना कि 100% पहले साल में ही हम रिकवरी करेंगे। सभी चीजें, मान प्रतिष्ठा जो भी गया है, और हम किसी को साबित नहीं करना चाहते। हम ऐसे ही हैं, हम करने ही वाले थे और करेंगे ही। और मैं चाहूंगा इसी इसी सिलसिले में श्रीराम दायगुड़े जी खंडाला तालुका से 2 शब्द बोले। श्रीराम दायगुड़े जी। नमस्कार सर, जेएमसीएल। हाँ, जय एमसीएल सर। हमारा पूरा विश्वास है कि 15 तारीख के करीब हमारा काम हो जाएगा एमसीएल का। और हम हमेशा एमसीएल के साथ थे, है और आगे भी रहेंगे। बाकी ज्यादा नहीं बोलेंगे यार। आपका वेबिनार में जो नए नए बिजनेस के बारे में बातें मिलती है वो तो बात अलग ही है सर। ठीक है सर, धन्यवाद। थैंक यू सर। जेएमसीएल। जय एमसीएल। हाँ हाँ। तो मैं चाहूंगा शैलेंद्र परिहार जी, और लगभग काफी एक्टिव है शैलेंद्र परिहार जी, अनेकों प्रकार के बिजनेस के बारे में वो भी देख रहे हैं, मैंने देखा। और सर 2 शब्द बोलेंगे शैलेंद्र परिहार जी। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार जी। हाँ सर, सभी को मेरा नमस्कार, जितने भी हमारे एमएसए सोनर इस मीटिंग में हैं। और सर आपका एनर्जी लेवल देखकर हमें तो बहुत ही, हमें भी ऊर्जा मिलती है, क्योंकि बहुत सारे संघर्ष तो है ही हैं सभी के साथ, उसमें मैं भी एक हूँ। तो आपका एनर्जी, आपकी ऊर्जा देखकर और आपके मतलब मोटिवेशन को देखकर सर हम लोग बहुत ही प्रभावित होते हैं। और बहुत अच्छा लगा सर आज का जो आपने मीटिंग, ये जो आपने वेबिनार लिया, ये अपना गैसीफायर को लेकर जो 3 बिजनेस मॉडल रहेंगे। तो क्या सर ये जो मॉडल है, ये पूछना था कि क्या ये इसको एमसीएल भी लागू करेगा क्या इस हिसाब से? 100% ये करेगा, क्योंकि इसमें कैसे कि एक प्रोजेक्ट, एक तीर, जैसे सुना है एक तीर से 2 निशाने, तो इसमें 4 निशाने लगेंगे। और हम ये कर सकते हैं, ये कस्टमाइज हम जो गैसीफायर लोगों को सप्लाई का काम कर सकते हैं। और मेरा ये ड्रीम प्रोजेक्ट है, डॉक्टर श्याम गोलक से मैंने हमेशा डिस्कशन की है। तो अब गैसीफायर से बिजली बनाना सर आसान है, लेकिन गैसीफायर से बिजली बनाते हुए आप कुकिंग गैस बना सकते हैं क्या? ये मैंने आईआईटी मुंबई में, अभी मैं 6 महीना मुंबई में था, अभी मैं अपने होम टाउन में आ गया। तो वहां मैंने ये जो है ना, वहां के जो एक प्रोफेसर है जो कि गैसीफायर पे वो ऑलरेडी काम कर रहे थे, लेकिन कहीं जाके अटक गए थे और थोड़ा स्लो प्रोसेस में थे। तो मैंने उनसे चर्चा की और वहां हमने डिस्कशन किया। तो सर ये किया जा सकता है, और उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके इसको फाइनलाइज किया है कि ये हम कुकिंग गैस प्लस बॉयलर को हम इसको यूज कर सकते हैं, एज वेल एज बिजली बनाने का काम कर ही सकते हैं। और वो जो कोल होगा हमारा, वो सप्लाई करेगा हमारा बायोकोल प्लांट। तो बायोकोल प्लांट से हम जो है ना
ये गैसीफायर को कस्टमाइज जैसा जरूरत रहेगा, छोटा बड़ा, हम उस तरीके से बना के उसको कर सकते हैं। तो ऑफकोर्स करेंगे सर ये, इसमें गवर्नमेंट परमिशन की बिल्कुल जरूरत सर। पड़ेगी। आम लोगों के लिए बिजली सप्लाई के लिए इंडिविजुअल लेवल पे बनाने के लिए कोई परमिशन की जरूरत नहीं है। अगर किसी हम जो है ना किसी सीमेंट फैक्ट्री को, मेटल इंडस्ट्री को, डाइंग प्लांट को अगर दे रहे हैं तो कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, आम पब्लिक को अगर हम सप्लाई का काम करते हैं तो गवर्नमेंट की हमको परमिशन जरूरत पड़ेगी। उसके ऊपर भी हम लोग काम कर रहे हैं, जो कि ये ग्राउंड लेवल पे ना अगर देखेंगे ना तेजी से जो है ना, हम 10 मई के बाद आम लोगों के लिए जब प्लेटफॉर्म खोलेंगे तो उसमें धीरे धीरे करके ये सब चीजें, आपको बहुत सी चीजें पता चलेगी। जी सर। सर सर एक और सर, एक और रिक्वेस्ट था। बिजनेस आइडिया मैंने आपको डालते हेलो। रहेगा, तो हम आपसे भी बहुत से बिजनेस आइडिया जिसके पास जो है, हम सभी चीजें लेने वाले हैं। और उसको जो है लेके उसको कैसे जो है ना कॉमर्शियल तरीके से ना एक एसओपी बना के हम जो है ग्राउंड लेवल पे ला सकें, हम प्रॉपर तरीके से वो भी काम करेंगे। किसी के पास अगर बिजनेस आइडिया है तो वो शेयर कर सकता है, अभी नहीं, जब आप हम आपको बोलेंगे तब आप एमसेल के साथ शेयर करें, तो हम ग्राउंड लेवल पे उसको लाने का काम करेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू सर। मैं चाहूंगा दो शब्द प्रमिला थाविल जी, दो शब्द बोले, प्रमिला थाविल जी, सुरगाना तहसील से, तालुका से, प्रमिला थाविल जी। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार। आवाज आ रही है मेरी? यस 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 मैम। था और ये सीबीडी कोल प्लांट का भी अ, ये तो बहुत बहुत अच्छी मालूमात हुआ, तो अच्छा लगा कि आपने अपडेट भी दीजिए कि पेमेंट 15 तारीख का आएगा। वो आएगा कि आएगा और नहीं पता से हम के- मैम आवाज आपकी ब्रेक हो रही है। एमसेल से मैं गुजारिश करूंगा कि सबसे पहले डेवलपमेंट में ना आपके वहां टावर जल्दी जरूर जल्दी लगा है कि टावर लगेगा तभी सिग्नल मिलेगा, तभी डेवलपमेंट होगा कि टावर आपके वहां थोड़ा सा वीक रहता है, मैंने देखा है ना। आप बहुत ही अच्छा बोलती हैं और आपने तैयारी बहुत अच्छी की है, और महिलाओं को, बहुत सी महिलाओं को जमा करके रखा है। तो उम्मीद है कि आपके माध्यम से हम जो है ना वुमेन एम्पावर वाला जो काम है ना वो वहां आपके वहां कर पाएंगे। और अंत में मैं चाहूंगा संग्राम घेर जी इसको कंक्लूड करें, अपने विचार रखें। और अपनी अगर दूसरा और एक बात मैं जरूर आप लोग के साथ कहना चाहूंगा, और अंत में संतराम घेर जी दो शब्द बोलेंगे, उसके बाद क्लोज करना चाहूंगा। पहली बात है कि मैं आपको इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये बोलना चाहता हूं ना कि आज की तारीख में ये 100% है कि ये 11 तारीख के बाद वाले वीक में हम फंड डिस्ट्रीब्यूशन का काम 100%, वो डेट आगे नहीं जाने वाला है, हम शुरुआत करने वाले हैं। अगले वीक में हम काफी चीजें नए और एमसीएल ऑफिस के साथ, या आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो भी हम शुरू करने जा रहे हैं। इसके साथ जो है ना हम ढेर सारे बिजनेस चीजें ग्राउंड लेवल पे अगले वीक से, अगले फ्राइडे को जो रहेगा ना, डॉक्टर श्याम गुलाब आपको ग्राउंड लेवल पे देंगे। मे भी एमबीपी के बारे में डिटेल में बात करेंगे, जो बहुत बड़ा बिजनेस होगा। तो ये सभी चीजें आपके वहां चालू करने वाले हैं। आपके पास अगर कोई प्रश्न है, जैसे कि आज चंदू भाई रैनी जी ने, ईश्वर भाई पटेल जी ने बोला, अगर 15 तारीख तक फंड्स नहीं आया तो क्या होगा, तो फिर उसका रास्ता जो डॉक्टर श्याम गोलब से ये प्रश्न मैं रखूंगा। आपके पास ऐसा कोई प्रश्न है जो डॉक्टर श्याम गोलब से पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। इसका उत्तर डॉक्टर श्याम गोलब से मैं लेके आपको प्रॉपर संतोषजनक उत्तर दे सकूं, ये हम करेंगे। तो एक सीरीज हम शुरू कर रहे हैं कि आपके पास कोई भी प्रश्न है, नॉट एक्जैक्टली इस फ्राइडे फ्राइडे सेशन में, फ्राइडे सेशन में आप पूछ ही सकते हो, आपके लिए प्लेटफॉर्म है। कोई भी बात है तो आप ये पूछ सकते हैं, कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। और मैं चाहूंगा संतराम गिर जी के वहां अंत में जाऊंगा और फिर बाद में हम क्लोज करेंगे। संतराम गिर जी, ओवर टू यू। अ, धन्यवाद सभी साथियों का, और धन्यवाद सर, आपने बायोफ्यूल के बारे में बताया, बायो एनर्जी के बारे में बताया, और हाइब्रिड एनर्जी के बारे में बताया। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बहुत जरूरी है, इलेक्ट्रिसिटी हमारी लाइफलाइन है, उसके सिवा कुछ होने वाला नहीं है। और 5 मिनट भी इलेक्ट्रिसिटी गई तो हम परेशान होते हैं। तो आज 85% लगभग हम कोयले से इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं, और उसकी कार्बन फुटप्रिंट बहुत ही बड़ी है। तो अपारंपरिक जो ऊर्जा स्रोत है उस पर हमें जरूर फोकस करना पड़ेगा। और बायो पैलेट या बायो गैसिफायर के माध्यम से ये हम बहुत भी बड़ी क्रांति करने जा रहे हैं। और जैसे कि आपने अपडेट्स बताए एमसीएल के, तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और
हर हफ्ते हम भी वेबिनार टीम के माध्यम से सर से मिलते हैं, तो उनका कॉन्फिडेंस हर हफ्ते बढ़ रहा है। और उनका कहना है कि बस अभी नजदीक ही आया है। लास्ट 1 साल पहले अगर बोलते थे कि कुछ होने वाला है, कि तो तब कुछ भी नहीं था एमसीएल के हाथ में, लेकिन अब पूरा कॉन्क्रीटली हुआ है। तो आगे ये होने वाला है, ऐसा विश्वास उन्होंने जताया है। तो एक बार फिर आप सभी का धन्यवाद। और सर, आपने इतना अच्छा सेशन आज लिया, आपको फिर से धन्यवाद। और इसी के साथ हम ये घोषित करते हैं कि आज ये वेबिनार खत्म हो गया, और मिलते हैं अगले फ्राइडे को कुछ गुड न्यूज़ के साथ और कुछ अच्छे सब्जेक्ट के साथ। धन्यवाद सभी को। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।